हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी सॉल्यूशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल और उनकी प्रमुख सहायक नदियां। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही लाभदायक साबित होगा। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जानते हैं अपन सबसे पहले प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल व सहायक नदियां। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में काफी नदियां हैं और जो कि भारत के अर्थव्यवस्था का पोषण करती है। तो भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन नदी तंत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करते हैं पूर्ववर्ती नदियों की कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है। तो ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पहले भी, यानी कि जब हिमालय का उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, हिमालय का निर्माण भी नहीं हुआ था, उसके पहले भी ये नदियां प्रवाहित होती थी। और आज भी ये नदियां हिमालय पर्वतमाला में महाखंड का निर्माण करते हुए आज भी प्रवाहित होती है। तो पूर्ववर्ती नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीन नदियां भारत की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है या पूर्ववर्ती नदियां है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोकरचू हिमनद के निकट से है। यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोकरचू हिमनद के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है, टोटल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोकरचू हिमनद के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह भारत की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। भारत का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है या तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, ध्यान देना इस बात पे, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में भुंजी के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर के लगभग है। यानी कि जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के भुंजी के निकट 5200 मीटर महाखंड का निर्माण करती है। और जो गिलगित है वो गिलगित भी इसी के समीप है। गिलगित में यह इस महाखंड का निर्माण करती है। तो आपका जो सेकंड प्रश्न है वो हो जाएगा तिब्बत में सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिंगी खंबान या शेरमुख। और सिंधु नदी भुंजी के निकट एक महाखंड का निर्माण करती है जो कि 5200 मीटर गहरा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको पंचनद के नाम से जाना जाता है। सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, पंचनद के नाम से जाना जाता है। सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको पंचनद कहा जाता है, जिसमें सतलज,
रावी, व्यास, चिनाब और झेलम नदियों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि लगभग पंजाब से होकर बहती है यह। और पंजाब को पंच नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यह इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियां प्रवाहित होती है, इसलिए पंजाब को पंच नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। अब ये तो प्रमुख नदियां हैं, लेकिन इसमें और भी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां है। उनमें है नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, श्योक नदी, गिलगित, जास्कर, हुंजा और द्रास। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। उसके अलावा एक नदी इसमें पाकिस्तान में दाहिने तट पर आकर मिलती है, जिसका नाम है काबुल। ये भी इंपॉर्टेंट है। काबुल नदी किसकी सहायक नदी है पूछ लिया जाता है, तो काबुल भी सिंधु की सहायक नदी है। अब मैंने यहाँ पर गोला किया हुआ है श्योक नदी पर, तो श्योक नदी के लिए कुछ विशिष्ट बात है जो लिखी हुई है यहाँ पे कि श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी के नाम से जाना जाता है, यारकंडी कहा जाता है। और काराकोरम क्षेत्र में इसे मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी कहा जाता है और काराकोरम में इसे मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मृत्यु की नदी किसे कहा जाता है? श्योक नदी को। काराकोरम क्षेत्र में इसको श्योक नदी के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु की सहायक नदियों में हो जाएगी आपकी सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, द्रास और काबुल। यह पाकिस्तान में मिलती है। इसमें दाहिने तट पर पाकिस्तान में यह हिंदू नदी से आकर मिलती है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में एक और नदी है कुर्रम। इसके अलावा भी कुछ 2-4 नदियां हमारे जो कि पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला से निकलकर सिंधु नदी में आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतलज नदी को शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी को जो इसका पौराणिक नाम है यानी कि प्राचीन नाम है वो शतुद्री है। शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है सतलज को। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम है मानसरोवर के निकट राकसताल झील से, यानी कि ये भी तिब्बत से निकलती है। ये झील भी तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम कहां से है? मानसरोवर के निकट राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है, जो कि कहां है? तिब्बत में। यानी कि ये नदी भी तिब्बत से निकलती है और ये नदी भी सिंधु नदी की तरह एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि ये हिमालय के उत्थान के पहले भी प्रवाहित होती थी और आज भी प्रवाहित होती है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर के निकट राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सतलज नदी को लांगचेन खंबाब कहा जाता है। तिब्बत में सतलज नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इस बात को कि तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबाब कहा जाता है और सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाब कहा जाता है। ध्यान रखना दोनों चीजें, क्योंकि कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सतलज की सहायक नदी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? तो सतलज की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है स्पीति। यानी कि सतलज की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? स्पीति। यह कुंजुम दर्रे से निकलती है। स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से निकलती है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यास नदी। व्यास का पौराणिक नाम है विपाशा।
तो व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से होता है। रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से होता है, यानी कि रोहतांग दर्रे के पास है व्यास कुंड और रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तो व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है। तो इसको ध्यान रखना, व्यास से व्यास ध्यान रखना कि व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है, जो कि रोहतांग दर्रे यानी कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में दर्रे के पास स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। रावी का पौराणिक नाम है परुष्णी नदी, है ना। रावी को प्राचीन काल में यानी कि पौराणिक काल में परुष्णी के नाम से भी जाना जाता था। तो रावी नदी का उद्गम कहां से है? तो रावी नदी का उद्गम है कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के पश्चिम, यानी कि यह भी कहां से निकलती है? यह भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू की पहाड़ियां है, तो कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रा स्थित है और रोहतांग दर्रे के वेस्ट से यानी कि पश्चिम से रावी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिनाब का जो पौराणिक नाम है, प्राचीन नाम है, वो है अश्विनी। ध्यान रखना, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब का प्राचीन नाम है अश्विनी, यानी कि प्राचीन काल में पौराणिक काल में चिनाब को अश्विनी के नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो ध्यान रखना, चिनाब को सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है और है ना। चिनाब को सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है और यह चिनाब नदी दो नदियों के मेल से बनी है, चंद्रा और बागा नदियों से। चंद्रा और बागा नदियां नामक दो सरिताएं हैं। जब ये सरिताएं आपस में मिलती है तो चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है और इसको सम्मिलित रूप से चंद्रभागा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में देखते हैं पहले। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि चंद्रा और बागा के मिलन से बनती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट एक कांडी नामक गांव है, जहां पर चंद्रा और बागा नदियां मिल जाती है और उसके बाद ये नदियां चंद्र बागा के नाम से प्रवाहित होती है और उसके बाद ये चिनाब कहलाती है। जानते हैं अगला प्रश्न। झेलम का प्राचीन नाम विदिशा है। झेलम को प्राचीन काल में या पौराणिक काल में विदिशा के नाम से जाना जाता था और यह पीर पंजाब में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है। झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी पीर पंजाब श्रेणी में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। तो यह ध्यान रखना कि जो झेलम नदी है, उस झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाब में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झेलम की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? झेलम की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, झेलम की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है किशनगंगा। झेलम की सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है किशनगंगा। ध्यान रखना इस चीज को कि झेलम की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? वो है किशनगंगा। आप सोच रहे होंगे मैं बार-बार क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को वो चीजें साथ के साथ याद होती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? काफी कॉमन प्रश्न है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी।
बिहार में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी और बिहार में ये महातांडव मचाती थी। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो अवश्य ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा और आपको इस वीडियो से काफी चीजें सीखने को मिलेगी, काफी चीजें जानने को मिलेगी और मैं भी इन चीजों को बता के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप तक मैं ये जानकारी पहुंचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना, कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। इसी तरह के मोटिवेशन के साथ आप अपनी स्टडी जारी रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।